सरोजनी नायडू ऐसी महिला थीं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। एक निडर स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ वो अच्छी कवयित्री भी थीं, जिसकी वजह से उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू अपने समय की ऐसी वीर महिला थीं जिन्होंने बचपन में ही अपने हुनर से सबको अचंभित कर दिया था। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी अहम बातें। चाइल्डहुड। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। उनकी माँ वरदा सुंदरी एक कवियत्री थीं, जो बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थीं। शायद यही वजह है कि माता पिता के गुणों की वजह से सरोजनी प्रतिभावान कवियत्री बनी। सरोजनी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनके एक भाई वीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे, तो दूसरे भाई हरिंद्रनाथ कवि, कथाकार और कलाकार। सरोजनी के पिता की इच्छा थी कि वो गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, लेकिन सरोजनी रुचि तो कविता में थी। बताते हैं कि सरोजनी की कविता से हैदराबाद के निजाम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरोजनी को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। एजुकेशन। बचपन से ही सरोजनी एक होनहार स्टूडेंट थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। अपने हुनर के दम पर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने द लेडी ऑफ लेक नामक कविता लिखी। इसके अलावा उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। लिटरेचर इंट्रो। 16 साल की उम्र में वो इंग्लैंड पहुंची, जहां उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिरटन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। आगे की शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड में 2 साल तक रहीं, जहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध साहित्यकार आर्थर साइमन और एडमंड गॉस से हुई। एडमंड ने सरोजनी की कला की परख को समझते हुए उन्हें अपनी कविताओं में और ज्यादा गंभीरता लाने की सलाह दी। एडमंड ही थे जिन्होंने नायडू को भारत की प्राकृतिक सुंदरता जैसे पर्वत, नदी, मंदिर और सामाजिक परिवेश को अपनी कविता में समाहित करने की प्रेरणा दी। उनकी कविताओं का पहला संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड था। इसके बाद 2 और कविता संकलनों का प्रकाशन हुआ, जिनमें पहला था द बर्ड ऑफ टाइम और दूसरा द ब्रोकन विंग। इन्हीं काव्य संकलन ने सरोजनी को एक चर्चित कवियत्री बना दिया। उनकी कविताएं इतनी पसंद की जाने लगी कि फ्रेंच और जर्मन के अलावा न जाने कितनी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ। सरोजनी नायडू बच्चों के ऊपर खास तौर से कविताएं लिखा करती थीं। उनकी हर कविता में अलग ही तरह का चुलबुलापन देखने को मिलता। उन कविताओं को पढ़कर ऐसा लगता मानो उनके अंदर एक छोटा बच्चा कहीं न कहीं जिंदा है। यही वजह है कि उन्हें भारत की बुलबुल कहा जाने लगा। लव मैरिज। 15 साल की उम्र में सरोजनी की मुलाकात डॉक्टर गोविंदराजुलू नायडू से हुई। कब उन्हें प्रेम हो गया पता ही नहीं चला और 19 साल की उम्र में दोनों ने विवाह कर लिया। गोविंदराजुलू नायडू गैर ब्राह्मण और पेशे से एक डॉक्टर थे। उस दौरान अंतरजातीय विवाह करना किसी बड़ी मुसीबत को मोल लेने से कम नहीं था, लेकिन इस साहसी कदम में सरोजनी के पिता ने पूरा सहयोग किया। कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने से पहले सरोजनी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ काम कर चुकी थीं। नमक सत्याग्रह में सरोजनी ने स्वयंसेवक के तौर पर काम किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के बाद उनकी मुलाकात कई बड़े लोगों से हुई, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर शामिल थे। राजनीति और स्वतंत्रता में निर्णायक भूमिका अदा करने के साथ सरोजनी ने महिला सशक्तिकरण के तौर पर भी काम किया। उन्होंने महिला अधिकारों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। इसके लिए उन्होंने राज्य स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हर जगह जाकर महिलाओं को जागरूक किया। सरोजनी ने निडर और साहस का परिचय तब दिया जब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल जाने से पीछे नहीं हटी। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें 21 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा, जहां उन्हें न जाने कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। प्रतिभा और लोकप्रियता के चलते सरोजनी 1925 में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गयी। इसके बाद 1932 में बतौर भारत की प्रतिनिधि बनाकर उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरोजनी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। बाद में वो लखनऊ जाकर बस गयीं। इस तरह सरोजनी नायडू ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। 2 मार्च 1949 को उनका निधन हो गया। पोस्टेज स्टैम्प ऑन द नेम ऑफ सरोजनी नायडू।
13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने सरोजिनी नायडू की जयंती के मौके पर सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। मधुरवाणी और प्रभावशाली व्यक्तित्व, निडर क्रांतिकारी महिला होने की वजह से उन्हें भारत कोकिला, राष्ट्रीय नेता और नारी मुक्ति आंदोलन की समर्थक के तौर पर याद किया जाता है। Always aim high, work hard and care deeply about what you believe in. And when you stumble, keep faith. And when you are knocked down, get right back up and never listen to anyone who says you can't or shouldn't go on. मतलब हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखें, कड़ी मेहनत करें और इस बात की गहराई से परवाह करें कि आप किस में विश्वास करते हैं। और जब आप ठोकर खाते हैं तो विश्वास बनाए रखें और जब आप लड़खड़ाते हैं तो उठकर खड़े हो जाएं और कभी भी किसी की न सुने जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते या आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस कहावत के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो न सिर्फ इस कहावत पे पूरी उतरती हैं बल्कि दुनिया की तमाम महिलाओं के लिए भी हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडिया की नंबर 1 बायोटेक कंपनी बायोकॉन की ओनर किरण मजूमदार शॉ के बारे में, जो कि न सिर्फ एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर हैं बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर की चेयरपर्सन भी हैं, जिन्हें 2014 में ऑथमर गोल्ड मेडल से नवाजा भी गया था उनके साइंस एंड केमिस्ट्री के प्रोग्रेस में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। वह फाइनेंशियल टाइम में टॉप 50 बिजनेस वुमेन के लिस्ट में भी हैं। 2015 में उनको फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की 85th मोस्ट पावरफुल वुमेन में भी चुना गया था और फिर 2016 और 17 में भी 77th और 71st पोजीशन पे दोबारा चुना गया। तो चलिए शुरू करते हैं। किरण मजूमदार का जन्म 23 मार्च 1953 में एक गुजराती परिवार में बेंगलोर में हुआ। 1968 में उन्होंने बेंगलोर के बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग की। फिर 1973 में बीएससी जूलॉजी ऑनर्स की डिग्री बेंगलोर यूनिवर्सिटी से पूरी की। फिर 1975 में वे हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गईं, जहां से उन्होंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी से मॉल्टिंग एंड ब्रूइंग सब्जेक्ट में स्टडी की। अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद उन्होंने खुद की बायोटेक कंपनी स्टैब्लिश करने की ठानी, पर यह इतना आसान नहीं था, खास करके एक महिला के लिए, और वह भी भारतीय महिला जिसे सिर्फ घर की लक्ष्मी समझा जाता है। बाहर निकलकर कुछ बड़ा ख्वाब देखा और उसे पूरा करने का अधिकार नहीं होता। पर सब बातों पर और लोगों की बकवास पर ध्यान न देते हुए किरण मजूमदार ने आगे बढ़ने की ठानी। जब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की ठानी तब बायोटेक्नोलॉजी वर्ड बिल्कुल भी फेमस नहीं था। इस कारण कोई भी बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा था, पर किरण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत मुश्किलें आईं, जैसे कि बहुत कोशिशों के बाद भी मजूमदार के स्टार्टअप के साथ कोई जुड़ना नहीं चाह रहा था। ऐसे में उनका पहला एम्प्लॉय एक रिटायर्ड गैराज मैकेनिक था। बायोकॉन ने एज एन इंडस्ट्रियल एंजाइम की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और यूएसए और यूरोप में एक्सपोर्टिंग भी करने लगे। पहले साल में उनको इतना प्रॉफिट हो गया कि उन्होंने 20 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली और अपना R&D सेंटर शुरू कर दिया और उसमें कुछ नोबल ड्रग्स की खोज में लग गई और उसी मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स पर फोकस किया। जिसकी उनको पता था कि आने वाले दिनों में उसकी काफी डिमांड होने वाली है। 2004 में बायोकॉन ने अपने शेयर्स मार्केट में उतारे और फिर ज्यादा डिमांड के कारण उनके शेयर्स 3 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और फिर 1998 में उन्होंने स्कॉटलैंड के जॉन शॉ से शादी कर ली। तो इस तरह किरण मजूमदार ने अपने ड्रीम्स को अचीव किया।
तो देखा दोस्तों कैसे एक भारतीय महिला इतने प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल के बाद भी अपने ड्रीम्स को अचीव करने से नहीं रुकी और आज उन तमाम महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो कि सपने तो देखती हैं पर समाज के डर से उन्हें पूरा नहीं कर पाती। ऐसी महिलाओं को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सपने देखना और उसे पूरा करना आपका हक है। लोगों के डर से या लोग क्या कहेंगे ऐसा सोचकर बैठ जाना प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है। अपनी आवाज को इतना ऊंचा रखो कि लोगों की आवाज आपके कानों तक ही न पड़े और आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने में कामयाब हो। How much time will you take to multiply this number? Maybe you won't even bother to calculate something this long without using a calculator. But see, this was not a thing for Shakuntala Devi, who loves number and calculation. Shakuntala Devi was born on 4th November 1929 in Bengaluru to a Kannada Brahmin family. Her father used to work in a circus. One fine day, her father was teaching her a card trick when she was only 3 years old, and he realized that his daughter has amazing ability to memorize big numbers. Later on, her father left the circus and took her on a road shows that displayed her ability of calculation to many people. When she was just 6 years old, she got chance to show her ability at the University of Mysore. Though she never had proper schooling in her life, she got admitted to St. Teresa's convent school when she was 10 years old. But later she was thrown out of the school as her parents couldn't afford to pay the fees of 2 rupees at that time. She grew up in semi-slum area in Gavipuram, Bangalore. In 1944, her family moved to London, and after that, she traveled to several countries around the globe, demonstrating her talent of numbers and calculations. In 1977, at Southern Methodist University, she gave the 23rd root of 201-digit number in just 50 seconds. To check this answer, a special program had to be written to perform such a large calculation, which took longer time than her. And on 18th June 1980, she also demonstrated multiplication of two 13-digit numbers picked at random at Department of Computing at Imperial College of London in just 28 seconds, and thus recorded her name in Limca Book of Guinness World Record of 1982. And that's how she got the name of human computer. Although she never liked this name, as once she mentioned that I am more human than a computer can ever be, and a human has comparatively much more abilities than a computer. Once our PM Indira Gandhi told her that I have got many ambassadors all over the world, but you are a very special ambassador for me, as you can win many friends for India through your mathematical and calculation skills. When she returned back to India, she married Paritosh Banerjee, an IAS officer from Kolkata. Later on, she got divorced from her husband. Shakuntala Devi wrote many books in her lifetime about numbers and puzzles, like Figuring the Joy of Numbers, In the Wonderland of Numbers, Puzzles to Puzzle You, Super Memory, and many more. During Lok Sabha election of 1980, she stood against Indira Gandhi from Telangana. When she was 83 years old, she was admitted in hospital for complication of heart and kidney. And unfortunately, on 21 April 2013, Shakuntala Devi died. Later on, 4th November 2013, she was honored with Google Doodle on what would have been her 84th birthday. Her daughter Anupma Banerjee mentioned that her mother was a cheerful person who not only had passion for numbers and calculations, but always wanting to do new things in her life, like traveling to new places and living life to the fullest. There was never a dull moment around her, and she loved cinema, partying, dancing, singing, dressing up, and had the largest group of friends across the world. डर एक ऐसा एहसास है जो हम सबको जिंदगी में कभी न कभी तो जरूर होता है। ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर,
हारने का डर और सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे इस बात का डर। भीड़ से अलग चलने का डर, कुछ अलग कुछ नया करने का डर। क्योंकि जब आप भीड़ से अलग चलते हैं, कुछ नया करते हैं, तो आपको अपने रास्ते पर अकेले ही चलना होता है। और अपने रास्ते पर अकेले चलने के लिए बिना किसी के सहारे के अपनी मुश्किलें हल करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो शायद हर किसी में नहीं होती। लेकिन हम सब ने यह सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है। तो आज की हमारी कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं की, जिसने अपने रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत की। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो आगे चलकर वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बनी। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है सुधा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अकेली लड़की थी। और यह बात अभी की मॉडर्न टाइम की नहीं है, यह बात है 60 के दशक की, 1960 की। कहाँ उस समय लड़कियां लंबे लंबे बाल रखा करती थी, चोटी बनाया करती थी, और वह लड़की बॉब हेयर कट में घूमती थी। उस समय इंजीनियरिंग को सिर्फ लड़कों के लिए माना जाता था, लेकिन उसे यह कहाँ मंजूर था। अब क्योंकि उस पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ एक ही लड़की थी, उससे पहले कोई और लड़की वहाँ आई ही नहीं, इसीलिए उस समय उस कैंपस में एक वुमेन टॉयलेट भी नहीं था। 150 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की क्लास में वह अकेली लड़की थी। हर सुबह और हर लंच ब्रेक के बाद कभी उसकी पीठ पर स्याही फेंकी जाती, तो क्लास के दौरान कभी उसकी तरफ कागज के हवाई जहाज। पर उसने भी हार नहीं मानी। अब चाहे सामने वाला हमें कितना ही परेशान क्यों न कर ले, हम क्या हैं और कैसे हैं यह उसे भी अच्छी तरह पता होता है। खासकर मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो अपने दुश्मन और दोस्त दोनों के बारे में ही पूरी जानकारी रखते हैं। और इसी तरह उस लड़की को परेशान करने वाले उसके क्लासमेट्स को भी उस लड़की की एग्जाम रिजल्ट से पहले ही पता होता था। जब एग्जाम रिजल्ट्स बुलेटिन बोर्ड पर लगाया जाता तो उस लड़की का नाम सबसे ऊपर होता। वह पढ़ाई में काफी होशियार थी। वह पहली लड़की थी जिसने टेल्को में जॉब के लिए अप्लाई किया। टेल्को ने अपने प्लेसमेंट फॉर्म में साफ साफ अक्षरों में कहा था कि फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा अगर अब के समय में हुआ होता तो लोग ट्विटर और फेसबुक पर जंग छेड़ देते। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस लड़की ने क्या किया? उसने JRD टाटा को लेटर लिखा और उनसे कहा कि आप हमेशा भविष्य की सोचते हैं, तो आप कैसे लड़की और लड़के में अंतर कर सकते हैं? आपके यहाँ जॉब के लिए सिर्फ लड़के ही अप्लाई क्यों कर सकते हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं? तो जानते हो फिर क्या हुआ? उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उन्हें उनकी इंटेलिजेंस की वजह से हायर भी कर लिया गया। नौकरी मिलने के जल्द बाद ही सुधा की शादी हो गई। शादी के बाद एक समय ऐसा आया जब सुधा के पति ने उनसे कहा कि वे खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उनके खुद के कुछ आइडियाज हैं जिन पर वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ आइडिया ही था, पैसे नहीं। तो सुधा ने अपनी सेविंग्स में से 10,000 उन्हें दिए और कहा कि आपके पास 3 साल का समय है, आप इस दौरान अपने सपने पर काम करिए और इन 3 सालों में घर का खर्चा और बाकी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी। पर अगर 3 साल में आपका आइडिया काम नहीं किया तो उसके बाद आपको वापस जॉब करनी पड़ेगी। अब उनके पति ने घर को ही ऑफिस बना लिया था और वह अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने लगे। इस दौरान सुधा ने वॉलचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ सीनियर सिस्टम एनालिसिस्ट का काम किया ताकि वह परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। इस दौरान उन्होंने घर और बाहर की सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। धीरे धीरे उनके पति का सपना साकार होने लगा। और जानते हो उनके पति का आइडिया क्या था? इन्फोसिस। जी हाँ, इन्फोसिस की शुरुआत करने वाले नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ही हमारी आज की कहानी की नायिका है। जब सुधा मूर्ति जी का टेल्को को छोड़कर अपने पति नारायण मूर्ति जी के साथ काम करने का समय आया, तब JRD टाटा जी ने उनसे कहा था कि अगर आप इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपनी खुद की जरूरतें पूरे करने के बाद भी आपके पास काफी पैसा बचता है, तो उसे समाज के लिए जरूर लगाना, क्योंकि इस समाज से ही आपको वह कामयाबी और तरक्की मिली है। टाटा जी के यही शब्द सुधा जी के लिए इंस्पिरेशन बन गए। 1997 में वह इन्फोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी में से एक थी। आज सुधा मूर्ति भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं, पर फिर भी वह सादगी से अपना जीवन जीती हैं और अपना काम करती हैं। उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किए, हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल खुलवाए, अनाथालय बनवाए, 3500 से ज्यादा लाइब्रेरीज और 10,000 से ज्यादा टॉयलेट्स का इंतजाम किया। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, पब्लिक हाइजीन, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर में अपना योगदान दिया।
क्या आप जानते हैं कि सुधा मूर्ति एक बेस्ट सेलिंग राइटर भी हैं? उन्होंने 1.5 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स बेची हैं, जिसमें चिल्ड्रन बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज, टेक्निकल बुक्स, 24 नॉवेल्स, नॉन फिक्शन बुक्स भी शामिल हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर कुछ बड़ा बनना है, जिंदगी में अपना नाम कमाना है, तो किसी ऐसे इंसान से सीख लो जिसने खुद संघर्ष किया हो, स्ट्रगल किया हो, जैसे हमारी आज की कहानी की नायिका सुधा मूर्ति ने किया।